प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक कस्बा है। एटा इस कस्बे में थाना भी है। एटा कस्बे से कुछ दूर एक गांव है, नगलाचूड़। सोनेलाल अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। सोनेलाल के 3 बेटे थे, गोपाल, कुलदीप और संजीव। इनके अलावा 2 बेटियां भी थीं। सोनेलाल के पास खेती की जमीन थी, जिससे उसके घर परिवार का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। सोनेलाल के बड़े बेटे गोपाल और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद गोपाल अपने परिवार के साथ काम के लिए पंजाब गया था। वहां से वह कभी कभी ही घर आता था। सोनेलाल की एक बेटी और बेटा कुलदीप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जबकि संदीप अपने पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बंटाता था। घर की व्यवस्था सोनेलाल की पत्नी सरला के जिम्मे थी। सरला चाहती थी कि संजीव का भी घर बस जाए, इसलिए वह 24 साल के संजीव के लिए कोई लड़की देखने लगी। इसी सिलसिले में रिजौर निवासी छबीराम नाम के एक रिश्तेदार ने रिजौर के ही राम बाबू शाक्य की बेटी गायत्री के बारे में बताया। छबीराम की मार्फत सोनेलाल ने राम बाबू से बात की। उन्हें राम बाबू की बेटी गायत्री अपने बेटे संजीव के लिए सही लगी। दोनों ओर से चली बातचीत के बाद संजीव और गायत्री का रिश्ता तय करके जल्द ही दोनों की शादी कर दी गई। ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। वर्टिकल बार खूबसूरत गायत्री से शादी करके संजीव ही नहीं, बल्कि उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यही खूबसूरत दुल्हन कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। गायत्री ससुराल आ तो गई थी, पर उसके तेवर किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। संजीव की मां सरला ने सोचा था कि बहू घर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की जिम्मेदारी बहू के हवाले करके वह आराम करेगी, क्योंकि बड़ी बहू शादी के कुछ दिनों बाद ही गोपाल के साथ पंजाब चली गई थी। पर सरला का यह सपना अधूरा रहा, क्योंकि गायत्री पूरे दिन अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती थी। टीवी से फुर्सत मिल जाती तो वह मोबाइल पर लग जाती। वह काफी देर तक किसी से बातें करती रहती थी। कुछ दिन तक तो सरला ने गायत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पगफेरे के लिए उसका भाई टीटू उसे लेने आया तो सरला ने टीटू से कहा, अपनी बहन को समझाओ वह ससुराल में रहने का सलीका सीखे। यह इस घर की बहू है, इसे यहां बहू की तरह ही रहना होगा। बहन की शिकायत सुनकर टीटू के माथे पर शिकन आ गई। उसने घूरकर गायत्री की तरफ देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। टीटू के पिता बीमार रहते थे, इसलिए वह ही सब्जी की दुकान चलाता था। भाई के साथ गायत्री अपने मायके आ गई। घर पहुंचते ही टीटू ने अपनी मां रामश्री से कहा, संभालो अपनी लाडली को, यह हमें जीने नहीं देगी। गायत्री अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रामश्री और टीटू देर तक बातें करते रहे। राम बाबू कुछ देर बाद घर आया तो उसे भी पता चल गया कि गायत्री के ससुराल वाले उससे खुश नहीं हैं। वह गुस्से में बोला, हमने तो सोचा था, पर लगता है ये लड़की उन लोगों को भी नहीं जीने देगी। दरअसल शादी के पहले से ही राम बाबू के घर में तनाव था। इसकी वजह यह थी कि गायत्री संजीव से शादी करने से इनकार कर रही थी, पर घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। राम बाबू और रामश्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं गायत्री की वजह से वह लोग किसी नई परेशानी में न पड़ जाएं। रिजौर में ही राम बाबू के घर से कुछ दूरी पर किशनलाल का घर था। उसके बेटे रंजीत ने भी अपने घर वालों को परेशान कर रखा था। यूं तो किशनलाल के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 पढ़े लिखे थे, पर छोटे बेटे रंजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह सारे दिन गांव में अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता था। वह अपने पिता के खेती के काम में भी हाथ नहीं बंटाता था। एक दिन अचानक रंजीत की नजर गायत्री से टकराई और वह उसकी ओर खिंचता चला गया। वह उससे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक दिन मोबाइल की दुकान पर उसे मौका मिल गया, जहां गायत्री अपना मोबाइल रिचार्ज कराने आई थी। उससे बात की शुरुआत करने का कोई बहाना चाहिए था, लिहाजा उसने गायत्री से कहा, गायत्री, देखें तुम्हारा मोबाइल किस कंपनी का है। गायत्री ने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। रंजीत हाथ में मोबाइल लेकर देखते हुए बोला, यह मोबाइल तो तुम्हारी तरह ही स्मार्ट है। गायत्री ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम भी काफी स्मार्ट लगते हो। सुनकर रंजीत की हिम्मत और बढ़ गई। गायत्री वहां से चलने लगी तो रंजीत ने कहा,
अगर आप बुरा न मानो तो मैं बाइक से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गायत्री मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। रंजीत बहुत खुश हुआ। पहली बार किसी लड़की ने उसकी दोस्ती कबूल की थी। रंजीत, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? गायत्री ने पूछा। इंटरमीडिएट पास करके घर पर ही मौज कर रहा हूं। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं। जब जिम्मेदारी आ जाएगी देखा जाएगा, रंजीत बोला। गायत्री, क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं मिस्ड कॉल कर देती हूँ। गायत्री बिना किसी झिझक के बोली। बाइक चलाते चलाते रंजीत ने उसे अपना मोबाइल नंबर बता दिया। गायत्री ने तुरंत उसके नंबर पर मिस्ड कॉल दे दी। गायत्री ने अपने घर से कुछ पहले ही मोटरसाइकिल रुकवा ली और बाइक से उतरकर पैदल अपने घर चली गई ताकि कोई घर वाला उसे बाइक पर बैठे न देख ले। उसे उतारकर रंजीत भी मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। अगले दिन रंजीत ने अपने मोबाइल पर किसी अनजान नंबर की घंटी सुनी। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई दी। वह बोला, कौन? किससे बात करनी है? ओह, हमने तो सोचा था कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर तुम तो जीरो निकले में। स्मार्ट? कहते हुए लड़की हंसने लगी। रंजीत समझ गया कि वह गायत्री है। रंजीत मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सफाई देते हुए वह बोला, सॉरी गायत्री, मैं समझा किसी और का फोन है। अब मैं तुम्हारा फोन नंबर मोबाइल में सेव कर लूंगा। हाँ, समझदार दिखते हो। सुनो, आज मुझे 2 घंटे के बाद एटा जाना है, तुम मोड़ पर मिलो, गायत्री ने कहा। रंजीत निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंच गया। उसके कुछ देर बाद गायत्री भी आ गई। उस दिन से रंजीत और गायत्री के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों ही लोगों की नजरों से छिप कर मिलने लगे, लेकिन लाख छिपाने पर भी ऐसी बातें छिप नहीं पाती। गांव के किसी आदमी ने गायत्री को रंजीत की बाइक पर बैठे देखा तो उसने रामबाबू को यह बात बता दी। रामबाबू परेशान हो गया। घर आकर उसने गायत्री से पूछताछ की तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। रामबाबू ने सोचा कि शायद पड़ोसी को कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अब गायत्री सतर्क हो गई थी। उसका और रंजीत का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अपनी मुलाकातों के दौरान प्रेमी युगल भविष्य के सपने बुनने लगा था। हालांकि दोनों की जाति एक थी, पर रंजीत न तो कोई काम धंधा करता था और न ही उसकी छवि अच्छी थी। गायत्री अच्छी तरह जानती थी कि घर वाले उसके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर दोनों के इश्क की खबरें लोगों तक पहुंचने लगी थीं।